नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में एक अजीब सी तनाव की स्थिति है, चाहे वो जियोपॉलिटिकल हो या मार्केट की हो। इंडियन मार्केट की नए साल की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ऐसा लग रहा था कि एफआई जब लौटेंगे तो एक नए दिमाग से, खुले दिमाग से सोचेंगे, लेकिन उन्होंने आते ही जिस तरह से बिकवाली शुरू की है कि मतलब जनवरी में अभी 10-12 ट्रेडिंग सेशंस में ही उन्होंने 20,000 करोड़ की सेलिंग करी है और इंडेक्स लगभग वहीं के वहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इसको कैसे समझा जाए कि ये 2026 का आउटलुक क्या होने वाला है? क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है या रिस्क ज्यादा बन रहा है? और पिछले साल के मुकाबले ये साल कैसा रह सकता है? इन सब पे हम बातचीत करेंगे स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स के गौतम बेदी से, जो हमारे साथ अमेरिका से खास तौर पे जुड़ रहे हैं। और गौतम भाई की खासियत ये है कि इतना क्लियर व्यू होता है कि जब हमने पिछली बार बातचीत की तो बहुत सारे लोगों ने उससे कहा कि उनका दिमाग काफी साफ हो गया है, क्योंकि क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत जरूरी होती है मार्केट में। गोल गोल बातें नहीं करते, क्लियर कट बात होती। तो गौतम भाई, बहुत बहुत स्वागत है। और भारतीय बाजारों में जो हो रहा है और जो दुनिया में हो रहा है, उसको हम लोग आपसे समझने की कोशिश करेंगे आपके पर्सपेक्टिव से, चूंकि आप रहते हैं यूएस में। तो हमें मतलब ये ना कि बर्ड आई व्यू मिलता है कि वहां से कैसा दिख रहा है दुनिया, वो देखेंगे। तो मेरा पहला सवाल गौतम भाई ये है कि एक हमें मैक्रो पिक्चर समझाइए कि इस समय वर्ल्ड में हो क्या रहा है। यूएस मार्केट नए हाई की तरफ बढ़ रहा है, बहुत जबरदस्त ग्रोथ वहां पे दिख रही है। जियोपॉलिटिकल टेंशन लगातार बढ़ रही है। अभी रिसेंटली वेनेजुएला के बाद अब क्यूबा, ग्रीनलैंड, ईरान, सब जगह स्ट्रेस की स्थिति है। और इस बीच इंडियन मार्केट 2025 से लेके नए साल की शुरुआत में भी जबरदस्त अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो एक जरा मैक्रो पिक्चर में समझाइए क्या चल रहा है। नमस्ते नीरज जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सो मैं पहले यूएस से शुरुआत करता हूं क्योंकि अमेरिकन बाजार ही दुनिया भर का मदर मार्केट माना जाता है। तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं 2026 में, लेकिन सबको लग रहा है एक अरसा जैसे बीत गया हो, क्योंकि इतनी सारी बड़ी बड़ी खबरें आ चुकी हैं पहले 2 हफ्ते में ही। अब देखिए, यूएस ने एक सॉवरेन नेशन वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को वहां से गिरफ्तार करके यूएस में ले आए, जस्ट टू गेट एक्सेस ओवर देयर ऑयल रिजर्व्स। क्योंकि यूएस में पिछले काफी सालों से शेल गैस बूम चल रहा था, लेकिन आज जैसे जैसे शेल रिजर्व्स डिप्लीट होने लगी यूएस में, तो यूएस को दुनिया भर में एआई में सुपर पावर बनना है। और एआई सुपर पावर बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बॉटलनेक आज के दिन है एनर्जी पावर। सो बेसिकली यूएस को अभी ऑयल रिजर्व्स की काफी दरकार है, एनर्जी डोमिनेंस की बहुत जरूरत है, बिकॉज विदाउट एनर्जी डोमिनेंस आप एक ग्लोबल सुपर पावर बन नहीं सकते हैं। एक बहुत बड़ा चेंज आया है यूएस के फॉरेन पॉलिसी अप्रोच में, कि यूएस अब दुनिया भर का पुलिस ऑफिसर बनना चाहता नहीं है। यूएस एक ग्लोबल सुपर पावर की बजाय एक रीजनल सुपर पावर बनना चाहता है। जो एक मॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन करके एक पॉलिसी हुआ करता था बहुत सालों पहले, अब उसको हम डॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन बोल रहे हैं आज के दिन। तो मेरा अनुमान ये है कि यहाँ से यूएस वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका इंक्लूडिंग कनाडा को एक आयरन फिस्ट के साथ रूल करना चाहता है। वो अपने हेमिस्फीयर को सुरक्षित रखना चाहता है, और वो फॉरेन लोकेशंस में, फॉरेन वॉर्स में कम इन्वॉल्व होना चाहता है, एक्सेप्ट वन की कंट्री ईरान। क्योंकि आप सबको पता ही है कि ईरान और यूएस के बीच में कितना तनाव है, और कैसे ईरान हमेशा यूएस एंड इसराइल के खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग व्यूज रखता है। तो उसके वजह से दैट इज द ओनली फॉरेन कंट्री आई थिंक जहां पे यूएस का सीरियस इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। इनफैक्ट आप पिछले कुछ दिनों की खबरें देखिए, सारे देश अपने नागरिकों को कह रहे हैं ईरान से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। और आज ही हमें खबर मिला कि यूएस के बहुत बड़े बड़े सबसे बड़े वॉरशिप्स अब मिडिल ईस्ट की तरफ निकल चुके हैं। सो इससे क्या संकेत मिल रहा है कि अगले 24 घंटे से 24 टू 48 आवर्स के अंदर एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के संकेत आ रहे हैं। इसलिए अभी मार्केट टेंटर हुक्स में है। देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप के बुल साइकिल या बुल रन के लिए कि आपको क्या चाहिए? आपको ग्लोबली शांति चाहिए, जियोपॉलिटिकल तनाव कम चाहिए, ऑयल प्राइसेस में गिरावट चाहिए, बिकॉज ये स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स ऑयल प्राइसेस से बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये स्मॉलर कंपनीज के पास इतना बार्गेनिंग पावर नहीं होता हमारे लार्ज कैप कंपनीज की तरह। तो जब ये ऑयल प्राइस जो $65 है, अगर मान लीजिए $80 चला गया है बहुत जल्दी जल्दी ईरान वॉर की वजह से, तो मार्केट वो मार्जिन फॉल को, मार्जिन इंपैक्ट को इमीडिएटली डिस्काउंट करना शुरू कर देगा, और आपको मिड कैप स्मॉल कैप में फर्दर प्रेशर दिख सकता है। लेकिन अभी एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, हमें इसको बहुत गौर से ऑब्जर्व करना है।
एक और बड़ी चीज हुई है यूएस में, जिसकी वजह से प्रेशियस प्रेशियस मेटल स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है, वो है फेड इंडिपेंडेंस जो है अमेरिका में, सेंट्रल बैंक की जो इंडिपेंडेंस है अब वो खतरे में आ गई है, क्योंकि आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि अब जेरोम पावल के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कर दी गई है। आई मीन दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। सोचिए अगर इंडिया में अगर हम ये बोले कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर आरबीआई गवर्नर को अगर के खिलाफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस कर दें या उनको निकालना चाहे बाय फोर्स, तो बाजार तो इमीडिएटली क्रैश कर जाता है। लेकिन अमेरिका में पिछले एक साल में डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल टैक्स बिल की वजह से और डीरेगुलेशन की वजह से इतना इकोनॉमिक ग्रोथ में सॉलिड ट्रेजेक्टरी दिख रही है कि मार्केट फिलहाल सारे नेगेटिव न्यूज फ्लो को इग्नोर कर रहा है। तो कहावत है कि बुल मार्केट क्लाइम्स वॉल्स ऑफ वरी। यूएस में प्रॉपर बुल मार्केट चल रहा है, इतनी सारी बुरी खबरें जियोपॉलिटिकल एंड मैक्रो आ रही हैं, लेकिन तब भी बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसे कहते हैं ट्रू स्ट्रॉन्ग बुल रन ड्रिवन बाय अर्निंग्स, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एआई कंपनीज दुनिया भर में आज के दिन अमेरिका में ही हैं, क्योंकि इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग एआई प्लेयर्स है नहीं लिस्टेड स्पेस में। इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया से पैसे निकाल कर वो सारा पैसा चाइनीज एआई और यूएस एआई में लगा रहे हैं। इसलिए आप देख रहे हैं पिछले 2 हफ्ते में ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ 20,000 करोड़ की बिकवाली पहले 2 हफ्ते में ही हो गई है। तो इंडियन मैक्रोस बहुत सॉलिड हैं, गुड मॉनसून्स, बिनाइन इन्फ्लेशन, 125 बेसिस पॉइंट्स की इंटरेस्ट रेट्स कट हुए पिछले साल के बजट में 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री भी कर दी। तो सरकार, अगर इंडियन मैक्रो की बात करें, जो मोदी सरकार है उनके बहुत क्लियर शिफ्ट, पॉलिसी शिफ्ट बहुत क्लियर है। वो अब गवर्नमेंट केपेक्स से शिफ्ट कर रहे हैं अपना प्रायोरिटी टुवर्ड्स बूस्टिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड बाजार बहुत स्मार्ट एनर्जी। आप देखिए पिछले बुल रन 2020 से 2024 के बीच में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ ड्राइव क्या कर रहा था, गवर्नमेंट केपेक्स। इसकी वजह से आपने देखा था कि कितने सारे नए नए इंडस्ट्रीज के प्रॉफिट पूल्स बहुत तेजी से बढ़े। सोलर पंप्स इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी 5-6 गुना नेट प्रॉफिट लेवल पे एग्रीगेट में 5-6 गुना बढ़ गई 4 साल में। फिर आपने स्मार्ट मीटर्स में तेजी देखी, अपने सोलर इंडस्ट्री, रिन्यूएबल्स इंडस्ट्री में काफी तेजी देखी, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बहुत तेजी देखी। फिर अपने ईपीसी कंपनीज, रेलवे स्टॉक सब में तेजी देखी। लेकिन जैसी सरकार ने अपना फुट ऑफ द पेडल किया फ्रॉम गवर्नमेंट के पैक्स, बाजार ने बहुत तेजी से इन सारे क्षेत्रों में डी रेटिंग की है वैल्यूएशंस की, और आप देख ही रहे कितने सारे स्टॉक्स इन सब क्षेत्रों में से 50-60% गिर गए हैं। एक और चीज हुई है इंडियन मार्केट में, देखिए जब लिक्विडिटी अबैंडन होती है तो कोई वैल्यूएशंस की बात नहीं करता, सब लोग जो मर्जी खरीदते हैं, बस ग्रोथ को देखते हैं और बैलेंस शीट कैश फ्लो को देखते नहीं है। लेकिन जैसे ही लिक्विडिटी टाइट होने लगती है, जो आप देख रहे हैं एफआईआईस की इतनी ज्यादा सेलिंग हो रही है, तब मार्केट डिफरेंशिएट करता है। और जैसे ही हाई ग्रोथ स्टॉक्स या हाई पी स्टॉक्स जो हैं उनमें जैसे ही स्लो डाउन आता है इनके ग्रोथ रेट में, अब ट्रेंड का एग्जांपल देखिए, 50% गिर गया फ्रॉम द टॉप। आज तो पहले भी शानदार कंपनी थी, आज भी शानदार कंपनी है, लेकिन सेंटिमेंट ड्राइव करता है पी रेशियो को इंडियन बाजार में और ग्लोबल मार्केट्स में। जैसे ही सेंटिमेंट बिगड़ा, ग्रोथ रेट स्लो हुआ, 50% ट्रेंड डाउन हो गया। सिमिलरली डिक्सन टेक्नोलॉजी और केन्स टेक्नोलॉजी को देखिए, डिक्सन में थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन आई, वो 40% गिर गया। केन्स टेक्नोलॉजी में थोड़े अकाउंटिंग कंसर्न्स आए, वो 50% गिर गया। तो ये हाई पी स्टॉक्स को इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका ये है कि जब तक ग्रोथ हाई रहती है और एक्सेलरेट कर रही है, तब तक आप बने रहिए, हाई पी में भी बने रहिए। लेकिन जैसे ही एक शार्प डिसेलरेशन आता है ग्रोथ में, तब मार्केट इन स्टॉक्स को बहुत जोर से पनिश करता है। तो इसलिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और जो इंडस्ट्रीज सरकार के ट्रस्ट या इम्पेटस की वजह से काफी अच्छा कर रही थी, जैसे सोलर इंडस्ट्री या ट्रांसफॉर्मर्स इंडस्ट्री, अब बाजार को लग रहा है कि सोलर इंडस्ट्री में तो ओवर सप्लाई आने वाली है, और बाजार को ये भी लग रहा है कि ट्रांसफॉर्मर कंपनीज की मार्जिन जो इतने बढ़ गए हैं वो शायद सस्टेनेबल हो नहीं, क्योंकि ये सिक्लिकल इंडस्ट्रीज एक कैपिटल साइकिल फॉलो करती हैं। बुरे वक्त में कैपेसिटी कम होती है तो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के मार्जिन बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं, सप्लाई शॉर्टेज होती है, वो हाई मार्जिन को देख के नए प्लेयर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं, नए कंपनीज एंटर करती हैं उस इंडस्ट्री में, आईपीओ लाती हैं, कैपिटल आता है उस इंडस्ट्री में। और जैसे कैपिटल तेजी से कोई इंडस्ट्री में आता है, उसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड घटने लगती है, और फिर
वो इंडस्ट्री का बुरा वक्त शुरू हो जाता है और वैल्यूएशन डीरेटिंग शुरू हो जाती है। तो अभी वही आप देख रहे हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। तो ये बहुत हेल्दी मार्केट है। ऐसे ही मार्केट एक्चुअली बेसिकली बहुत सही। डिफरेंशिएटिंग होना चाहिए। और ये बॉटम ऑफ स्टॉक पिकर्स के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बुल रन में तो सब पैसा कमाएंगे, लेकिन आप अल्फा कब जनरेट करोगे और अपना वो डिफरेंशिएट कब करोगे, ये साइडवेज या बेरिश फेज में, इसमें इस समय। और मार्केट आपको खुद ही बता देगा। अभी हम लोग बात भी करेंगे अबाउट प्रॉमिसिंग सेक्टर्स एंड स्टॉक्स। तो मार्केट आपको इस बेरिश या डिफिकल्ट फेजेस में ही आपको बता देगा कि स्ट्रेंथ कहाँ आने वाली है गोइंग फॉरवर्ड। इंटरेस्टिंग। तो ये बहुत ही बढ़िया एक बिग पिक्चर हमने पेंट की, लेकिन इसमें कई और सारे सवाल निकले छोटे छोटे। इससे पहले कि हम इंडियन मार्केट में और डीप डाइव करें, मुझे एक ग्लोबल क्वेश्चन आपसे और पूछना है। आपने कहा यूएस मार्केट एक जबरदस्त बुल रन में है, और ये बात सही है। जॉब मार्केट आपके यहाँ की बहुत अच्छी नहीं है, वो थोड़ी सी दिक्कत में है। इन्फ्लेशन जो टारगेटिंग है उससे ऊपर चल रहा है, और जिस तरह से खर्चा हो रहा है उससे लग रहा है कि ये ईयर एंड तक हो सकता है कि 3.5% आ जाए। तो बहुत सारे नेगेटिव्स उसमें फैक्टर इन हो रहे हैं, बुल रन हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। क्या एक बड़ा रिस्क यूएस मार्केट भी लेके चल रहा है? कभी वहां पे भी अचानक से कोई चीज हो सकती है, ये डर क्या यूएस में आप लोगों के फंड मैनेजर्स में है? नहीं नहीं जी, देखिए मैंने अपनी सेकंड किताब मेकिंग ऑफ अ वैल्यू इन्वेस्टर में लिखा है इसके बारे में कि देयर आर थ्री इंग्रेडिएंट्स, तीन चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए एक बेयर मार्केट की शुरुआत के लिए। पहला, पीक मार्जिन्स, पीक प्रॉफिटेबिलिटी, पीक वैल्यूएशंस, और जहां से ग्रोथ अब स्लो डाउन होने वाली है। अभी तो स्लो डाउन के संकेत कॉर्पोरेट अर्निंग्स में दिख नहीं रहे हैं, बल्कि एक्सेलरेट कर रहे हैं। जैसे जैसे राइट। एआई अब एप्लीकेशन लेयर में आ रहा है, और जैसे जैसे ये बड़े टेक कंपनीज अब एआई को मोनेटाइज करना शुरू कर रहे हैं, तो अर्निंग्स ग्रोथ में स्लो डाउन नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का हाइक होना जरूरी है। कोई भी रेजिंग बुल मार्केट को रोकता है हाइक इन इंटरेस्ट रेट्स। अब कुछ महीने बाद जब ट्रम्प अपॉइंटेड फेडरल रिजर्व गवर्नर जब आ जाएंगे, तो ट्रम्प को फर्क नहीं पड़ेगा इन्फ्लेशन 3% है कि नहीं, क्योंकि वैसे फेडरल रिजर्व का मैंडेट होता है 2%, लेकिन ट्रम्प का जो नॉमिनी आएगा, अगर वो राइजिंग इफ ही स्टार्ट्स कटिंग इंटरेस्ट रेट्स इनटू राइजिंग इन्फ्लेशन, देन लोग ये सोचेंगे। आज आपको लग रहा है गोल्ड इतना बढ़ गया, गोल्ड 1,43,000 रुपीज चल रहा है पर 10 ग्राम, सिल्वर चल रहा है 2,90,000 रुपीज चल रहा है। अभी आपने कुछ देखा ही नहीं। अगर फेडरल रिजर्व गवर्नर जो आने वाले हैं, अगर वो राइजिंग इन्फ्लेशन में इंटरेस्ट रेट कट करने लगे, तब आप देखेंगे ये प्राइसेस फिर आपको लगेंगे बहुत सस्ते थे। देन यू विल सी द रियल बुल रन इन प्रेशियस मेटल्स। तो इसलिए बेयर मार्केट का भी संकेत दिख नहीं रहा है। उसके लिए कुछ या तो इंटरेस्ट रेट हाइक होनी चाहिए या कॉर्पोरेट अर्निंग्स में स्लो डाउन आना चाहिए। वो दोनों संकेत अभी दिख नहीं रहे हैं यूएस मार्केट में। इसलिए मुझे लगता है कि अगर एक इंडिपेंडेंट फेडरल रिजर्व गवर्नर होता जो राइजिंग इंटरेस्ट रेट को देखकर इंटरेस्ट रेट बढ़ाता, तब मैं आपसे हाँ में हाँ मिलाता कि हाँ अब ये बेयर मार्केट शुरू होने के संकेत आ गए हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस हिस्टोरिक हाई में चल रहे हैं यूएस मार्केट में। अगर आप देखें तो नास्डैक को देखिए, एसएनपी को देखिए, सब हिस्टोरिक हाई में चल रहा है। लेकिन द पिन विच बर्स्ट द बबल, वो पिन होता है राइज इन इंटरेस्ट रेट्स या टाइटनिंग लिक्विडिटी फ्रॉम वेरी लूज लेवल्स। यहाँ तो उल्टा बात डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं कि और लूज करो। वो चाहते हैं सबको $2,000 के स्टिमुलस चेक्स बेचना चाहते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि $2 लाख तक जो कमाते हैं यूएस में, उनके लिए मैं टैक्स फ्री, सब उनके लिए इनकम में टैक्स फ्री कर दूंगा। तो यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉल इन इंटरेस्ट रेट जो आ सकता है, और आप ये भी देख रहे हैं बहुत जोर का लिक्विडिटी गश भी आने वाला है। आप देखिए पिछले महीने फेडरल रिजर्व ने क्वांटिटेटिव टाइटनिंग बंद कर दी और क्वांटिटेटिव ईजिंग शुरू कर दी। $40 बिलियन का मंथली क्वांटिटेटिव ईजिंग भी शुरू हो गया है। तो लिक्विडिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है देखने के लिए, टू अंडरस्टैंड कि बुल मार्केट कब खत्म होने वाला है। तो यानी अभी वो फ्रेंजी बुल मार्केट तो आया ही नहीं, अभी तो ये पिक्चर का ट्रेलर है सिर्फ, वो आगे आता हुआ दिखेगा। इंटरेस्टिंग। अब मुझे आता है इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में हम लोगों ने भी जो थोड़ी बात की, मुझे इस पे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछना है कि हमारे यहाँ बहुत काम किया सरकार ने, कंजम्पशन साइड में शिफ्ट हुए। तो दो सवाल है इसमें, अलग अलग जवाब दीजिएगा। एक तो ये कि अगर हम इस बात को कंसीडर कर लें कि सरकार अब कैपेक्स नहीं करेगी क्योंकि उनके पास अब उतने पैसे नहीं हैं, और इतने 11 लाख करोड़ पे ही फिक्स हो गया, तो परसेंटेज टर्म में वो नीचे आता जाएगा। 11 लाख भले आपको दिख रहे हो, वैसे में क्या सिनेरियो बनेगा? और दूसरा क्वेश्चन इसमें यह है कि हमारी जो ग्रोथ है, रियल ग्रोथ प्लस नॉमिनल, वो कैसे भी सपोर्ट नहीं कर रही है कि हमारी अर्निंग बढ़ेगी, क्योंकि आप 10% को ब्रीच नहीं कर पा रहे नॉमिनल में। इवन जो फर्स्ट एस्टिमेट उन्होंने 7.4% का दिया है, उसमें हम अगर 3.5% का इन्फ्लेशन जोड़े, जो कि अभी है भी नहीं,
वहां पता नहीं कितने समय में आएगा, तब भी आप 10% को ब्रीच नहीं कर पा रहे। तो दोनों में सिंक नहीं बैठ रहा है। ये आपने बिल्कुल सही कहा और ये सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन मैं पहले जवाब दे देता हूँ। ये आपने जो कहा कि इंडिया का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ बहुत सिंगल डिजिट्स में आ गया है, ये सरकार को भी पता है। देखिए कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिपोर्ट होते हैं नॉमिनल टर्म्स में, इंडिया की फिस्कल डेफिसिट जो है वो भी कैलकुलेट होती है नॉमिनल जीडीपी के बेसिस पे। तो सरकार को समझ में आ गया है कि अगर हम नॉमिनल जीडीपी को बढ़ोतरी नहीं देंगे और पुश नहीं देंगे तो हमारा फिस्कल डेफिसिट कंप्लीटली आउट ऑफ वैक हो जाएगा और फिर हमारा सॉवरेन डाउनग्रेड होने का चांस है। तो इसलिए सरकार पिछले 12 महीने से सीरीज ऑफ एक्शंस देखी सरकार का, ये सारे एक्शंस टारगेटेड हैं, चाहे जीएसटी 2.0 के बड़े रेट कट्स हो, सिंप्लीफिकेशन ऑफ जीएसटी स्लैब्स हो, 12 लाख तक इनकम को टैक्स फ्री करना हो, या ये 125 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट कट्स हो, लिक्विडिटी मेजर्स बाय आरबीआई हो, ये सारे हैं स्टिमुलस मेजर्स मॉनिटरिंग फिस्कल टू गिव अ बूस्ट टू द नॉमिनल जीडीपी। ये लैग के संग आता है, जैसे प्रीवियस आरबीआई गवर्नर जिन्होंने बहुत टाइटनिंग की थी जिसकी वजह से अब आप लैग इंपैक्ट देख रहे हैं जीडीपी में, वैसे ही अभी के लूजनिंग मेजर्स और जो फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर्स हैं इसका भी इंपैक्ट आएगा, लेकिन विद अ लैग ऑफ प्रॉब्ली 9 to 12 मंथ्स। एंड क्योंकि मार्केट एक डिस्काउंटिंग मशीन है, वो 6 से 12 महीने आगे डिस्काउंट करना शुरू कर देता है चीजों को, इसलिए आप अब देखेंगे जो भी इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हैं, स्पेशली कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स जो हैं, उनमें आप ऑलरेडी एक एक्सेलरेशन देख रहे हैं। अब देखिए लोगों के पास जो एक्स्ट्रा पैसा आया है हाथ में बिकॉज ऑफ जीएसटी कट एंड इनकम टैक्स कट, या तो सेव करेंगे या कंज्यूम करेंगे। कंजम्पशन का जहां तक सवाल है, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वहां कैटलिस्ट मिल गया आपको, और जहां तक सेविंग का सवाल है, वो सरप्लस पैसा अगर कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए आई थिंक अगले कुछ साल तक आपको कैपिटल मार्केट्स शेयर्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसलिए ये नॉमिनल जीडीपी I think should pick up, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन the trajectory is very clear. I think this year should be pretty good for earnings, अच्छा होना चाहिए। ओके, अब वो जो पहला वाला सवाल था कि जिस तरीके से सरकार अपना कैपेक्स नहीं बढ़ाए तब क्या सिनेरियो बनेगा। ये आपने अपने सवाल में बहुत अच्छा एक चीज बोला था मुझे कि मान लीजिए कि 11 लाख से अगर 11 लाख में रहता है या अगर हल्का सा ही बढ़ता है। देखिए शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, नीरज जी, इज ऑल अबाउट द रेट ऑफ चेंज। मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत जरूरी है। अगर ये दर्शक समझ गए तो फिर आप बहुत सफल निवेशक बन सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द रेट ऑफ चेंज। देखिए कोविड के बाद पहले 3 साल में 20 से 30% ग्रोथ आ रही थी ईयर ऑन ईयर गवर्नमेंट केपेक्स में एनुअल बजट। अगर अब 11.5 लाख करोड़ से फ्रॉम ऑफ लास्ट ईयर, अगर इस साल 1 फरवरी को मान लीजिए 12 लाख या 12.5 लाख से भी गया, वो 10% इंक्रीज भी नहीं हुआ ना। तो हुआ कि यहाँ पे रेट ऑफ चेंज का नेगेटिव हो गया ना। पहले रेट ऑफ चेंज था 20 अब 20 से 25% अगर आप 10% में आ जाते हो तो ऑटोमेटिकली जो अफेक्टेड बिजनेसेस हैं या जो भी इस क्षेत्र में बिजनेसेस है, B2G बिजनेसेस हैं, उनका ग्रोथ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो मार्केट इसलिए उनको फैक्टरिंग करना शुरू कर दिया ऑलरेडी पिछले 6 महीने से, बिकॉज मार्केट्स अगेन बहुत जल्दी समझ जाता है कि सरकार का रुख किस तरफ जा रहा है। और कोविड के बाद अगर आप देखें दुनिया भर में गवर्नमेंट्स हैव बिकम ऑल पावरफुल, सरकारें बहुत शक्तिशाली हो गई हैं और अब सरकार को दुनिया भर में सरकार डिसाइड कर रही है विनर्स एंड लूजर्स। अब यूएस में देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने इंटेल में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने स्टेक उठाया और वो स्टॉक अब 25 ईयर हाई अब जाके इंटेल का स्टॉक प्राइस 25 साल पहले के स्टॉक प्राइस में पहुंचा है। और शेयर मार्केट में हमें पता है द लॉन्गर द बेस द बिगर द ब्रेकआउट एंड द बिगर द चांसेस ऑफ अ मल्टी बैगर। तो अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, किस कंपनीज को बेनिफिट्स मिलेंगी, तो आपको अपना बायसेस हटा के उस क्षेत्र में अपना पोर्टफोलियो को रीओरिएंट करना पड़ेगा। देखिए ये आपको ओपन माइंडेड रहना बहुत जरूरी है शेयर बाजार में, और हम्बल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बाजार हर दिन बदलता है। एवरी डे समथिंग चेंजेस। आज के फॉर एग्जांपल हम अगर ईरान और यूएस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया सीरियस, कुछ बहुत बड़े स्केल में कुछ हो गया, अगर नॉट लाइक लास्ट ईयर जो बहुत हल्के से निकल गया, अगर कुछ बहुत बड़ा एस्केलेशन होता है रीजनल लेवल पे और अगर ऑयल प्राइस बहुत शार्पली शूट अप करते हैं, आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि बहुत सारे ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स जैसे पेंट कंपनीज हैं और बाकी सिमिलर कंपनी जो है केमिकल कंपनीज, उनके शेयर प्राइसेस में बहुत जोर से डी रेटिंग होगी। तो हर दिन आपको बाजार कुछ नया सिखाता है, इसलिए आपको यू हैव टू लर्न टू कनेक्ट द डॉट्स। फाइनेंस इज जस्ट वन ऑफ द मेनी डॉट्स। आपको इन्वेस्टिंग में बहुत सारे वेरिएबल्स को लेके चलना पड़ता है। ओके, तो ये 2 चीजें हो गई। इसमें एक बहुत अच्छी बात आपने कही कि टर्म्स ऑफ ट्रेड चेंज होते रहते हैं, इसलिए आपको भी चेंज वक्त के साथ होना पड़ेगा। और एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये कि
गवर्नमेंट तय करती है कि लूजर और विनर्स कौन होंगे, और ये बात एकदम सच है। अब मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमने देखा कि लास्ट ईयर में, एक साल के लेते हैं, हालांकि ये स्टोरी पिछले 2-3 साल से चल रही है, कि म्यूचुअल फंड जो इंडिया के हैं वो खूब दबा के खरीद रहे हैं, मैचिंग बाइंग या उससे ज्यादा बाइंग हो रही। लास्ट ईयर उन्होंने 8 लाख करोड़ की बाइंग की, और एफआईएस ने 3 लाख करोड़ की सेलिंग की। 5 लाख करोड़ प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी, एचएनआई इन्होंने बेचा। तो यानी अब वो एक हमारे यहाँ मजाक में टर्म चल रहा है कि सिस्टमेटिक वेल्थ ट्रांसफर हो रही है, मतलब रिटेलर को माला पहनाया जा रहा है और प्रमोटर और स्मार्ट मनी बाहर निकल रही है। मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होगा जब एफआईआई वापस आएगा? उसको क्या चीज इंडिया में चाहिए जिससे वो वापस, क्योंकि उसके वापस आने से प्रमोटर कॉन्फिडेंस आएगा। वो तो पिछलग्गू है, वो तो देख रहे हैं एफआईआई निकला तो मैं क्यों बना रहा हूँ इतने हाई वैल्यूएशन पे। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड एफआईआई के लिए वापस आने की क्या होगी? एक शब्द आंसर इसका, ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ। देखिए हम एफआई जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, देखिए हमारे पास हमारे लिए ग्लोबली सारे मार्केट्स खुले हैं, हम इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेंगे? देखिए इंडिया में करेंसी, देखिए एक तो कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूएशन, करेंसी डिवैल्यूएशन का माजरा शुरू हो गया है कि बहुत सारे देश ये टैरिफ्स की वजह से अपनी करेंसीज को और डिप्रिशिएट कर रहे हैं। तो अगर मैं यूएस बेस्ड इन्वेस्टर हूँ जिसकी डेली रिपोर्टिंग यूएसडी में होती है, तो एक तो मुझे करेंसी हिट का खतरा है इंडियन मार्केट में या कोई इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करने से। दूसरा, मुझे ग्रोथ कहाँ मिल रही है? अब देखिए पिछले कितने क्वार्टर से हम लोग बस वेट कर रहे हैं, स्मॉल कैप को छोड़िए, अभी निफ्टी 50 में ग्रोथ मिल नहीं रही है हमें। तो जब तक ग्रोथ नहीं आएगा, लेकिन आएगा, मुझे लगता है इस साल ग्रोथ आएगा, क्योंकि इतने सारे स्टिमुलस मेजर्स इतने बड़े स्केल में जो आए हैं एक साथ कोऑर्डिनेटेड फैशन में पिछले साल आरबीआई से और सरकार की तरफ से, इसका डेफिनेटली हमें फल मिलेगा इस साल, लेटर समटाइम दिस ईयर। and that is when at the first sign of growth returning, अब देखेंगे एफआईएस की बहुत तेजी से वापस रिटर्न होना। पहले तो सेलिंग ड्रास्टिकली कम होने शुरू होगी, एंड ग्रेजुअली ओवर टाइम, जैसे देखिए पहला क्वार्टर ऑफ ग्रोथ हमेशा डिसबिलीव के साथ मीट किया जाता है। पहले क्वार्टर बहुत सारे एफआईएस बोलेंगे चलो एक क्वार्टर हो गया बहुत बढ़िया, मैं एक क्वार्टर और देखना चाहूंगा। टू बेसिकली बैक टू बैक क्वार्टर्स के बाद of good growth across market caps, that is when you see FIs returning। और FIs का मनी फ्लो कैसे आते हैं ये हमें समझना जरूरी है। पहले FIs पैसा डालते हैं क्वालिटी लार्ज कैप्स, पहले मेगा कैप्स में डालते हैं, फिर क्वालिटी लार्ज कैप स्टॉक्स में डालते हैं, उसके बाद क्वालिटी लार्जर मिड कैप्स में जाते हैं, फिर क्वालिटी स्मॉलर साइज मिड कैप्स में जाते हैं। स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स में मेनली रिटेलर्स एंड एचएनआईस ही पैसा लगाते हैं जी। FIs का ऑनेस्टली ज्यादा इंटरेस्ट रहता नहीं स्मॉल कैप और माइक्रो कैप्स में ये। और कोई भी बुल रन के लास्ट फेज में जाकर स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स रैली एज ए ग्रुप, तब तक एक ग्राइंड ही रहती है। और ये बहुत लोग आफ्टर मेनी 10-15-20 इयर्स इन द मार्केट, उसके बाद ये असली समझ में आती है कि मार्केट में ये सब अलग अलग मार्केट कैप्स साइकिल्स में चलते हैं ना। ऑब्वियसली केस टू केस बेसिस में बॉटम अप अपॉर्चुनिटीज तो आती रहती हैं स्मॉल कैप में और माइक्रो कैप में भी, लेकिन उनमें द रियल तेजी इन स्मॉल कैप माइक्रो कैप्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ अ मल्टी ईयर बुल रन आपको दिखेगा। एक साल में 3 साल का रिटर्न एक बार में बन जाता है, तो वो लास्ट में जाके बर्स्ट आपको दिखेगा। तब तक आपको बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और अर्निंग्स ग्रोथ के हिसाब से आपको शायद रिटर्न्स मिल जाए, लेकिन द रियल वैल्यूएशन री-रेटिंग टू वेरी वेरी हाई लेवल्स इन स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स वो मल्टी ईयर बुल रन के आखिरी फेज में ही आता है। तो भाई एक चीज बताइए मुझे कि ये इंडियन मार्केट में ऐसा कभी कभी लगता है कि पूरी दुनिया का अंडर परफॉर्मर है ये 2025 का, जबकि बहुत सारे देश हैं, सबके ऊपर टैरिफ लग रहा है, सबके ऊपर जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। तो कभी कभी मन में आता है कि यार हमको सिग्नल आउट किया जा रहा है कि मतलब कुछ और चीज है जो हम समझ नहीं पा रहे कि यार इंडिया में इतनी बुराई क्यों हो रही है, हमारी करेंसी वीक हो रही है, क्रूड ऑयल इतना सस्ता है फिर भी हमको उसका फायदा नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट सब कुछ कर दिया है फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मतलब कुछ ऐसा है क्या, मतलब कि केवल इंडिया में ही सारी प्रॉब्लम आ रही है क्या, ये क्या हो रहा है? इसका भी सिंपल आंसर नीरज जी, यूएस इंडिया बायलैटरल ट्रेड डील। पूरे दुनिया भर में कौन सा मेजर इकोनॉमी जिसके संग यूएस का ट्रेड डील नहीं हुआ अभी तक? पिछले एक साल बीत गए, इंडिया। तो इसलिए फॉरेनर्स साइडलाइंस में बैठे हुए, बिकॉज आप देखिए, अब जैसे कल आई थिंक डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया था कि जो भी कंट्री ईरान के संग डील करता है उसमें 25% एडिशनल टैरिफ। तो 25% रेसिप्रोकल टैरिफ, 25% रशिया ऑयल टैरिफ, प्लस 25% ईरान टैरिफ। तो अब एक तरह से ट्रेड एम्बार्गो हो गया ना। तो अगर इंडिया का एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट बंद हो गया और डॉलर अर्निंग्स कम हो गए देश के, ऑटोमेटिकली इसका सबसे पहला इम्पैक्ट कहाँ आता है? इंडियन रुपी पे। एक्सपोर्ट नहीं होगा, डॉलर्स नहीं आएंगे, तो क्या गिरेगा? रुपया।
तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स देख रहे, समझ रहे हैं ये बात कि भाई जब मुझे दिख रहा है आंखों के सामने कि भाई ये रुपया गिरने बस का ट्रेजेक्टरी डाउन ही दिख रहा है, जितना ज्यादा टैरिफ लगेगा इंडिया के ऊपर और जितना इंडिया का एक्सपोर्ट यूएस की तरफ कम होता जाएगा, डॉलर अर्निंग्स कम होती जाएंगी, उतना ही रुपया कमजोर होता जाएगा। तो फॉरेन इन्वेस्टर क्यों इंडिया में अभी इस वक्त क्यों पैसा लगाना चाहेगा? वो ऑन द साइडलाइंस वेट करके ये कह रहा है अपने आप को, मैं 10-20% हायर खरीद लूंगा, लेकिन मैं क्लैरिटी के बाद खरीदूंगा। क्योंकि देखिए जब आप कोई इमर्जिंग मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अब उस अब रिटर्न्स कमाने की उम्मीद से पैसा लगाते हो, लेकिन आप उसके लिए कितने सारे रिस्क उठाते हो। आप लोकल करेंसी रिस्क उठा रहे हो, अब डोमेस्टिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रिस्क उठा रहे हो, अब जियो पॉलिटिकल रिस्क उठा रहे हो, अब रेगुलेटरी रिस्क उठा रहे हो, अब इतने सारे रिस्क उठाते, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिस्क तो अलग है, वो तो इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता ही बहुत सारी कंपनीज में, वो भी उठा रहे हो। तो इतने सारे रिस्क को अंडरराइट करने के बाद आफ्टर ऑल द करेंसी डेप्रिसिएशन, एफआईएस के हाथ में बचता क्या है, डॉलर टर्म्स बचता क्या है? तो उनको टू अराइव एट अ डिसेंट पोस्ट ऑल दिस करेंसी डेप्रिसिएशन रिटर्न, यू हैव टू गेट अ हायर प्री करेंसी रिटर्न। मतलब अगर आपका ग्रॉस रिटर्न हाई नहीं होगा तो तब तक आप इस देश में क्यों इन्वेस्ट करना चाहेंगे? आपका ग्रॉस रिटर्न रुपीस में तभी हाई होगा जब अर्निंग ग्रोथ आएगी। तो इसलिए एफआईएस वेट कर रहे हैं कि भाई अर्निंग ग्रोथ आए, और दूसरा ये यूएस इंडिया ट्रेड डील अनाउंस हो ताकि रुपी डेप्रिसिएशन स्टॉप हो जाए। आप देखेंगे जैसे ही यूएस इंडिया ट्रेड डील अनाउंस हो गई और अगर इंडिया को बहुत अच्छी डील मिली 15% टैरिफ के आसपास, आप देखेंगे शार्प रैली आप देखेंगे इंडियन करेंसी में, रुपी में। एंड ये एफआईएस तेजी से फिर पैसा लगाएंगे क्योंकि करेंसी काफी मैटर करता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मतलब आप कह रहे हैं कि ताले की कुंजी जो है दो है, एक ग्रोथ और दूसरी ट्रेड डील, ये दो सेटल हो जाए, और बल्कि ट्रेड डील आएगी तो ग्रोथ फिर वहां से शुरू भी हो जाएगी क्योंकि पैसा आने लगेगा। तो ट्रेड डील इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए जहां तक ग्रोथ का सवाल है, डोमेस्टिक फेसिंग कंजम्पशन ओरिएंटेड नेम्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, स्पेशली ऑटोज एंड ब्रांडेड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन, इसमें तो आप ग्रोथ आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स हैं वो जो हमारे देश में काफी हैं, जैसे आईटी इंडस्ट्री, अगर यूएस में अगर कुछ भी ये H1B वीजा पे $1 लाख का जैसे फी लगा दिया, वो सेंटिमेंटली नेगेटिव हो गया आईटी के लिए। सिमिलरली एआई भी काफी सारे डिसरप्शन ला रहा है आईटी इंडस्ट्री में, उसकी वजह से भी आईटी इंडस्ट्री में डी रेटिंग हो रही है। तो जब तक ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स को यूएस की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक ये जो क्षेत्र है मार्केट का, इसमें लोग अपना पोजीशंस काटते रहेंगे और स्टॉक प्राइसेस प्रेशर में रहेंगे। लेकिन जो कंपनीज को इन सब फिस्कल एंड मॉनेटरी स्टिमुलस मेजर से फायदा मिलने वाला है, इसमें से ऑटो इंडस्ट्री एंड ऑटो एंसिलरीज बहुत बड़ा क्षेत्र है, आई थिंक वहां पे आप ऑलरेडी देख रहे हैं कितना उनकी स्टॉक्स तो हार्डली करेक्ट हो रहे हैं, इनफैक्ट ऑल टाइम हाइस के आसपास चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत क्लियरली डिफरेंशिएट कर रहा है कौन से सेक्टर्स में बेनिफिशियरी आने वाले हैं और कौन से सेक्टर्स में नहीं आने वाले हैं। ओके गौतम भाई, अब थोड़ा डीप चलते हैं। आप मान लीजिएगा है ही आप एफआई, मानता हूं मैं आपको, अब आप इंडिया में पैसा लगाना चाहते हैं, ये मान के कि चलो ये कभी ना कभी तो ठीक हो जाएगा, ट्रेड डील भी हो जाएगी और शांति बहाल होगी, तो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पे आपको लगता है कि इस समय या 2 महीने बाद 3 महीने बाद आप निवेश करके रखिए तो आपको एक बढ़िया पैसा यहाँ पे बन सकता है? सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ प्रेशियस मेटल से, क्योंकि बहुत क्लियरली प्रेशियस मेटल्स मार्केट ने ये सिग्नल पकड़ लिया है कि अब तो फेडरल रिजर्व गवर्नर इंडिपेंडेंट होगा नहीं, वो चाहे राइजिंग इन्फ्लेशन में इंटरेस्ट रेट काटना शुरू कर देगा और फिर सोना चांदी के दाम आसमान छू सकते हैं। तो इंडिया में आपके पास गोल्ड फाइनेंसियर्स लिस्टेड हैं जो ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। आपके पास कुछ एनबीएफसीज हैं, उनमें से कुछ जिनका गोल्ड लोन बुक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो अपना रिस्क प्रोफाइल भी इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, हमारे कंप्लीट सर्कल्स टेलेवल पीएमएस में स्टॉक है भी हमारे पास, फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, तो फेड फिना बोलते हैं इसको हम। तो इस कंपनी के पास पहले बेसिकली एक सिक्योर्ड लेंडिंग बुक था और एक अनसिक्योर्ड लेंडिंग बुक था, और ये अपना गोल्ड लोन बुक को भी तेजी से बढ़ा रहा था। इसने लास्ट ईयर क्या किया, अपने अनसिक्योर्ड बुक को कंप्लीटली एग्जिट कर लिया, they have exited their unsecured high risk lending business। अब ये फुली सिक्योर्ड बिजनेस बन गया है जिसमें 60% एमएसएमई लेंडिंग और 40% गोल्ड लोन बुक है। तो इसलिए इस बिजनेस में मुथूट फाइनेंस चल रहा है 5 टाइम प्राइस टू बुक में, ये चल रहा है 2.5 टाइम प्राइस टू बुक में। तो होता क्या है, जब कोई सेक्टोरल बुल मार्केट होता है ना नीरज जी, पहले सेक्टर लीडर जो है उसकी सबसे पहले उसकी वैल्यूएशन रेटिंग कंप्लीट होती है, और जैसे ही वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पहुंच जाता है, फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स छाटने लगते हैं कि उस सेक्टर में और कोई सस्ता, क्वालिटी वाइज नहीं लेकिन कोई एब्सोल्यूट वैल्यूएशंस में कोई सस्ता प्लेयर मिल रहा है क्या, इसको हम कहते हैं रिलेटिव वैल्यूएशन। तो
ये क्लीन तरीका नहीं वैल्यूएशन करने का, लेकिन दिस इज हाउ मार्केट्स वर्क। पहले ये सेक्टर लीडर को ऊंचाई ऊंचाई के वैल्यूएशन में ले जाते हैं, और उसके बाद उसी सेक्टर के अंदर सेकंड रन प्लेयर्स को जो सस्ते भाव पे मिल रहे हैं, सस्ते वैल्यूएशन मिल रहे हैं, उनको चेस करते हैं। तो अभी आप देखेंगे फेड फिना में रिसेंटली काफी स्ट्रेंथ आने लगी, क्योंकि मुथूट फाइनेंस में ऑलरेडी इतनी वैल्यूएशन री रेटिंग हो गई है, तो इसलिए अब फेड बैंक फाइनेंशियल की आप री रेटिंग प्रोसेस देख रहे हैं। तो ये हुआ प्रेशियस मेटल्स। इसमें मैंने गोल्ड की बात की। जहां तक सिल्वर की बात है, सबसे बेस्ट लिस्टेड प्ले तो इसमें हिंदुस्तान जिंक की है। उसमें हमारे पास कोई एक्सपोजर नहीं हिंदुस्तान जिंक का, लेकिन जिस हिसाब से चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, और जिस अभी जो करंट मार्केट कैप है हिंदुस्तान जिंक का, वो चांदी के करंट भाव को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। वो अभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिस्काउंट एंड प्रोमोटेड का रिस्क डिस्काउंट की वजह से, पास्ट इश्यूज की वजह से अभी भी आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। लेकिन सिल्वर प्राइसेस अगर और बढ़ेंगे तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी तो इंडिया में हिंदुस्तान जिंक ही होने वाला है। इसके अलावा आप देखिए एल्यूमिनियम में ऑल टाइम हाई, मल्टी हाई चल रहा है। कॉपर में मल्टी हाई चल रहा है। कॉपर में हिंदुस्तान कॉपर में आप तेजी देख ही रहे हैं, ये हमारे पीएमएस में है नहीं। और जहां तक एल्यूमिनियम का सवाल है, आपके पास नाल्को जैसे स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छा बेनिफिट करेंगे। और अगर आपको हाई रिस्क लीवरेज बेट लेना है ऑन द एल्यूमिनियम साइकिल, तो रेन इंडस्ट्रीज करके भी एक स्टॉक है। तो जब कोई कमोडिटी बुल रन आता है, तो ऑपरेशनल लीवरेज तो मिलता है सारे प्लेयर्स को, लेकिन अगर आप कोई हाईली इंडेटेड कंपनी जिसमें डेट बहुत है बैलेंस शीट में, जैसे रेन इंडस्ट्रीज हो, तो वहां पे आपको जैसे डेट घटता है अपसाइकिल में, कमोडिटी अपसाइकिल में, तो आपको फाइनेंशियल लीवरेज भी मिलता है। तो वो जब बेसिकली जितनी कंपनी खराब मैनेज होती है बिफोर द अपसाइकिल, वो स्टॉक उतने ही बड़ा रिटर्न देता है इन द कमोडिटी बुल रन। तो जो हाई रिस्क इन्वेस्टर्स होते हैं, वो फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेशनल लीवरेज दोनों का कोशिश करते हैं, और जो सेफ खेलना चाहते हैं वो सिर्फ ऑपरेशनल लीवरेज प्लेस को देखते हैं। हमारे पास नाल्को और हिंदुस्तान कॉपर इन इंडस्ट्रीज कोई एक्सपोजर नहीं हमारे पीएमएस में, लेकिन जस्ट टू एक्सप्लेन कि कहाँ अभी बेसिकली अर्निंग्स ग्रोथ अच्छी आने वाली। तो ये हो गया प्रेशियस मेटल्स, मैंने कमोडिटीज की बात की। भाई आगे बढ़ने से पहले मेरे को गोल्ड सिल्वर पे थोड़ा एक सवाल आपसे है। गोल्ड और सिल्वर में जो रैली चल रही है अनप्रेसिडेंटेड, हिस्ट्री ये बताती है कि कमोडिटी रैली जब आती है तो वो समझ में नहीं आती। रैली तो आती है लेकिन वो समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी तो गोल्ड कितना 70-80% ही चला है लास्ट ईयर से। चांदी ठीक है 200% हो गई, लेकिन ये कुछ नहीं है। तो 10-10 गुना 20-20 गुना होते हैं। इस तरह की आंधी आती है, हिस्ट्री बताती है कमोडिटी रैली। गोल्ड और सिल्वर पर से में आप कितना बुलिश हैं, और क्या उसको ईटीएफ के थ्रू भी लोग प्ले कर सकते हैं? देखिए सिल्वर तो मुझे बेसिकली वो इंडस्ट्रियल है, तो इसलिए मुझे वो थोड़ा ज्यादा रिस्की लगता है, बिकॉज दैट्स वेरी सेंसिटिव टू ग्लोबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स। बट हाँ, गोल्ड पे मैं स्ट्रक्चरली बहुत बुलिश हूँ, क्योंकि ग्लोबली देखिए जब से अर्ली 2022 में यूएस ने रशिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सीज किया था, तब से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ाना शुरू कर दिया टू हेज देमसेल्व्स अगेंस्ट एनी फ्यूचर करेंसी रिस्क। तो इसलिए आप देखेंगे दुनिया भर में अभी 4 साल हो गए हैं, अभी भी ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स गोल्ड को पाइल किए जा रहे हैं और स्टॉक किए जा रहे हैं। वो क्योंकि डी डॉलराइजेशन एक कॉन्सेप्ट है जो बेसिकली डाइवर्सिफाइंग योर रिजर्व्स अवे फ्रॉम द यूएस डॉलर। वो सबसे क्लीन तरीका है उसको करने का, थ्रू इंक्रीजिंग द गोल्ड रिजर्व्स। मैं गोल्ड पे स्ट्रक्चरली बहुत बहुत बुलिश हूँ। हो सकता है कि यहाँ से हर साल 70% रिटर्न नहीं बने, लेकिन क्योंकि गोल्ड प्राइसेस यूएसडी में डिनोमिनेट होते हैं, ये आपको नेचुरल आईएनआर इंडियन करेंसी रूपी हेज दे देते हैं। इट्स अ नेचुरल हेज फॉर द इंडियन करेंसी। तो इसलिए अगर आप गोल्ड में ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो यू विल बेनिफिट फ्रॉम द रूपी डेप्रिसिएशन एवरी ईयर। आपके जो रूपी रिटर्न्स हैं, ऑटोमेटिकली हर साल आपको जितना रूपी डेप्रिशिएट करेगा उतना रिटर्न तो आपका बनना ही है। साथ में सेंट्रल बैंक की वजह से जो तेजी आएगी गोल्ड में, वो अलग से आपको मिलेगा ही अलग से। तो ये मेरा बेसिकली व्यू ऑन गोल्ड। आई थिंक लॉन्ग रन फॉर द नेक्स्ट 2-3 इयर्स एटलीस्ट, मीडियम टर्म मैं बात करता हूँ अभी फिलहाल, मीडियम टर्म में मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। इसमें अब आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा कि ये रैली कब रुकने वाली है, गोल्ड का रैली कब रुक सकता है, कब बुल रन कब खत्म होगा, बेयर मार्केट कब शुरू होगा? तब शुरू होगा जब इंडिपेंडेंट फेडरल गवर्नर कुर्सी में आएंगे और इंटरेस्ट रेट्स को हाइक करना शुरू करेंगे। गोल्ड प्राइस तब गिरता है जब यूएसडी अप्रिशिएट करता है और इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ते हैं, तब जाके गोल्ड के दाम बेसिकली घटते हैं। लेकिन फिलहाल जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उसको री इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, यूएस को अगर मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाना है, तो और वो बार बार इस बात को बोल चुके हैं कि उनको चाहिए एक वीकर डॉलर, डॉलर चाहिए, उसके बिना तो यूएस इंडस्ट्रियलाइज कर नहीं सकता। तो ऑटोमेटिक है, अगर वीकर डॉलर का मतलब क्या, हायर गोल्ड प्राइसेस, हायर कमोडिटी प्राइसेस। तो कमोडिटी मार्केट्स भी आप देखिए ऑलरेडी सेंस करना शुरू कर दिए कि ये सरकार चाहती है ग्लोबली यूएस रिजर्व करेंसी बनी रहे, लेकिन अप्रिशिएट ज्यादा नहीं करे। रिजर्व करेंसी का मतलब
सारी ग्लोबल ट्रेड ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल हो डॉलर का, लेकिन ये चाहते हैं डॉलर का वैल्यू जो है वो वीक रहे, बिकॉज तभी आप इंडस्ट्रियलाइज कर पाएंगे और एक्सपोर्ट कर पाएंगे यूएस से। तो बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप है कमोडिटीज एंड प्रेशियस मेटल्स के लिए। एंड मेरा मानना ये पूरे रेस्ट 3 इयर्स ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जब तक ये चलेगा, ये प्रेशियस मेटल्स और कमोडिटीज के लिए बहुत अच्छा रहेगा, नॉट बिकॉज ऑफ एनी द रीजन बट बिकॉज ऑफ देयर एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग अ लोअर यूएस डॉलर। जी करके एटलीस्ट 3 साल का तो कम से कम क्लियर व्यू यहाँ है, जब तक से आप ट्रम्प साहब हैं तब तक तो गोल्ड में, सिल्वर में और कमोडिटीज तेजी रहेगी। अब आइए दूसरे सेक्टर्स में जो आप बताएंगे। तो ये प्रेशियस मेटल्स की बात की मैंने, कमोडिटीज की बात की, कमोडिटीज के अंदर भी जहां तक इंडिया का सवाल है, लेट्स टॉक अबाउट डोमेस्टिक स्टील कंपनीज। देखिए 15 दिसंबर 2025 तक इंडियन स्टील इंडस्ट्री की हालत काफी खराब हो चुकी थी। उसके बाद आपने देखा एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई गई, एंड पिछले 3 हफ्ते में बेसिकली फ्रॉम मिडल ऑफ दिसंबर टिल फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी बहुत शार्प राइज आई है डोमेस्टिक स्टील प्राइसेस में। एंड ऑलरेडी सरकार में बात चल रही है कि शायद कोई कार्टेल या अब मिस अब्यूज ऑफ प्राइसिंग पावर कहीं नहीं कर रहे हैं तो स्टील कंपनी, स्टील मिल्स, तो उस पर इतना तेजी से शार्पली इन्होंने दाम बढ़ाए हैं पिछले कुछ हफ्तों में। तो आई थिंक स्टील कंपनीज का प्रॉफिटेबिलिटी का बॉटम बन चुका है इन द नियर टर्म। ये साल काफी अच्छा रहना चाहिए हमारे डोमेस्टिक स्टील कंपनीज के लिए। और जो इंटीग्रेटेड स्टील कंपनीज हैं जिनके कैप्टिव आयरन ओर माइंस हैं, वो काफी अच्छा करना चाहिए। एंड जो आयरन ओर माइनिंग कंपनीज भी हैं जिनके अपने कैप्टिव लॉन्ग लीज के माइंस हैं, आई थिंक दे शुड आल्सो डू प्रीटी वेल। कमोडिटीज में फेरोक्रोम इंडस्ट्री भी काफी इंटरेस्टिंग लग रही है। इसमें एक स्टॉक है हम लोग हमारे पीएमएस में नहीं है, इंडियन मेटल्स एंड फेरो अलॉयज। हाल ही में उन्होंने टाटा स्टील का प्लांट एक्वायर किया और एंड उनके एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग ऑर्गेनिक एक्सपेंशन प्लस ये ऑर्गेनिक ग्रोथ को अगर हम मिला दें तो अगले 3 साल में आई थिंक प्रॉफिटेबिलिटी शुड ग्रो प्रीटी वेल। लेकिन यहाँ पे अगेन ग्लोबल फेरोक्रोम प्राइसेस कैसे रहते हैं उस पर इनका प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करता है। लेकिन क्योंकि साउथ अफ्रीका में इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस चल रही है पिछले 1 साल से, तो जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है क्रोम ओर का, काफी शार्प फॉल आया प्रोडक्शन में क्रोम ओर का साउथ अफ्रीका में। तो उसकी वजह से फुली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स लाइक इम्फा should definitely benefit। तो आई थिंक पिछले कॉन्फ्रेंस Q2 कॉन्फ्रेंस कॉल अगर आप पढ़े, मैनेजमेंट का बता रही थी कि Q3 Q4 बहुत अच्छे रहेंगे इस कंपनी के लिए। उसके आगे फिर आप ग्लोबल फेरोक्रोम प्राइसेस को ट्रैक कीजिए, फिर आपको अकॉर्डिंगली फिर इन्वेस्टेड रहना है या नहीं रहना है। तो ये कमोडिटीज का ब्रॉड आपको मैंने बता दिया। अब दूसरा सबसे प्रॉमिसिंग जो लग रहा है अभी, जो कंसेंसस का कॉल बनते जा रहा है, वो है ऑटोज एंड ऑटो एंसिलरी। सो ऑटो ओईएम्स में आप देखिए, मारुति के सेल्स नंबर देखिए, महिंद्रा एंड महिंद्रा के सेल्स नंबर देखिए। टाटा मोटर्स हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग बट महिंद्रा एंड मारुति आर बेसिकली डूइंग वेरी वेरी वेल राइट नाउ। टू व्हीलर्स में भी आप तेजी देख रहे हैं। और पिछले 1 महीने में अब आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप कमर्शियल व्हीकल सेक्टर में बहुत स्ट्रॉन्ग तेजी देख पा रहे हैं। तो कमर्शियल व्हीकल के एंसिलरीज कौन हुए? बेसिकली जैसे जमुना ऑटो हो गया, लीफ स्प्रिंग्स बनाता है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए, वो सबसे प्योर प्ले है ऑन कमर्शियल व्हीकल अपसाइकिल। हमारे पीएमएस में ये नहीं है। फिर एक और फाइनेंसर है श्रीराम फाइनेंस, बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी है, वेरी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और जापान की सबसे बड़ी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एमयूएफजी ने 20% स्टेक लेके सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी स्टेक ले लिया है जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ एन इंडस्ट्री अप साइकिल। तो यहाँ पे 2 चीजें होने वाली श्रीराम फाइनेंस में। एक तो आपको वैल्यूएशन रेटिंग मिलेगी बिकॉज ऑफ परसीव्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस और भी इंप्रूव हो गया, और फॉरेन प्रमोटर्स या फॉरेन पार्टनर जब आते हैं तो वैल्यूएशन रेटिंग का बेनिफिट मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, अब सीवी अप साइकिल अब शुरू होगी तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ भी मिलेगी। तो अर्निंग्स ग्रोथ प्लस वैल्यूएशन री-रेटिंग इज द रेसिपी फॉर वेरी वेरी हेल्दी रिटर्न्स इन स्टॉक मार्केट। तो ये भी अगेन अच्छा प्रॉक्सी प्ले मिल गया आपको। इसके अलावा बहुत सारे वेल मैनेज्ड ऑटो एंसिलरी कंपनीज हैं। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, हमारे पीएमएस में वी हैव गॉट गुड एक्सपोजर टू दीस 3 ऑटो एंसिलरी नेम्स। प्लस एक न्यू एज टेक कंपनी है जो बेसिकली यूज कार्स प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, आप समझ गए होंगे, तो वो भी हमारे पीएमएस में। तो बेसिकली काफी आई थिंक एक चीज मैं समझ गया नीरज जी पिछले 20 साल के एक्सपीरियंस के बाद मार्केट में, कि सिर्फ अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करना काफी नहीं होता पैसा बनाने के लिए। आप बढ़िया से बढ़िया कंपनी खरीद लीजिए, वेल मैनेज कंपनी खरीद लीजिए, अगर वो इंडस्ट्री में टेलविंड नहीं है तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, बेसिकली मीडियोकर इन्वेस्टमेंट बन के रह जाएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप एक टेलविंड इंडस्ट्री में जहाँ पे ग्रोथ आ रही थी, जैसे थीम में ग्रोथ आ रही है, उसमें मीडियोकर स्टॉक भी ले लीजिए, आपके पैसे बन जाते हैं। तो इसलिए ये मुझे समझ में आ गया है कि बाय एंड फॉरगेट आप नहीं कर सकते हो इंडियन मार्केट में।
आपको बाय एंड रोटेट करना पड़ेगा, बाय एंड मॉनिटर एंड देन रोटेट। बेसिकली इंडिया में खास बात ये है नीरज जी की ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंडस्ट्रीज आर साइक्लिकल इन नेचर। तो अब ओवर द लॉन्ग रन अच्छे पैसे कैसे कमाते हैं इंडियन शेयर बाजार में? अब एक अप साइकिल के स्टार्ट में इन्वेस्ट पहले कीजिए, जब तक उसका अप साइकिल खत्म होता है कुछ सालों में, तब तक कोई दूसरे इंडस्ट्री का अप साइकिल शुरुआत होने की बात आ जाती है। तो फिर आप उसको बेचकर फिर दूसरे अप साइकिल में पैसा डालिए। तो आपको बेसिकली दिस इज हाउ यू बाय एंड रोटेट ओवर टाइम एंड दिस इज हाउ यू जनरेट अल्फा एंड मेक अ लॉट ऑफ मनी इन द लॉन्ग रन। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि भाई ये तो मैं लेकर अगले 10 साल तक बस वेट कर लेता हूँ, 10 साल बन सकते हैं, लेकिन बीच-बीच में शार्प ड्रॉडाउन्स भी आपको बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एंड एज अ पब्लिक फंड मैनेजर बेसिकली क्लाइंट्स का टॉलरेंस लेवल या पेशेंस लेवल्स बहुत कम रहता है। वो बेसिकली they are basically hiring you to provide आउट परफॉर्मेंस एंड अल्फा जनरेशन। तो इसलिए आपको अगर अल्फा जनरेट करना है, आपको अपना पोर्टफोलियो का बल्क ऑफ द पोर्टफोलियो टेलविंड्स के साथ ही रखना पड़ेगा। अब एनो आपको शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा जब आप बेचोगे प्रीवियस साइकिल के विनर्स को, लेकिन नेक्स्ट साइकिल में अगर पैसा बनाना है तो आपको तो पैसा रोटेट करना पड़ेगा ना टू दी नेक्स्ट बिग बेनिफिशियरी। तो प्रेशियस मेटल्स हो गया, जहाँ पे गोल्ड स्ट्रक्चरल लग रहा है अगले कुछ सालों तक। ऑटो की साइकिल भी अगले 2 साल तक मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मैं 2 साल क्यों कह रहा हूँ, हिस्ट्री से बहुत कुछ हमें सिखा देती है। आप देखिए 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने ऑटो पे एक्साइज ड्यूटी कट किया था बहुत तेजी से। तो 2009 से 2011 के बीच में ऑटो इंडस्ट्री में इंडिया में बूम आई थी, लेकिन बहुत लोग तो मार्केट में थे ही नहीं उस समय, उनको पसली बात पता ही नहीं है। कस्टमर्स इंडिया में कस्टमर्स प्राइस सेंसिटिव बहुत होते हैं और उनको डिस्काउंट्स बहुत पसंद है। आज के 30 लाख रुपए की कोई गाड़ी अगर है महिंद्रा की, अगर सडनली वो 3 लाख रुपए कम हो गई, तो जो लोग फेंस में खड़े थे, साइड में वेट कर रहे थे, वो सोचेंगे 3 लाख रुपए सस्ता हो गया, अब मैं ये गाड़ी चलो खरीद लेता हूँ। तो इसलिए ये बिग टिकट परचेजेस में जब लार्ज क्वांटम ऑफ प्राइस रिडक्शंस होता है, आप काफी बड़ा तेजी देखते हैं इन सब क्षेत्रों में। तो auto ancillary and within auto ancillaries, CV, commercial vehicles and commercial vehicle financiers and precious metals, मैंने आपको बता ही दिया, gold and silver and various other commodities की बात किया मैंने। And I think finally financials, basically financials में capital markets as well as lending institutions, and lending institutions basically जहाँ उनका cost of funds अब कम होगा, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी बेसिकली बैंक कुछ बैंक्स की नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स भी अब बेसिकली इंप्रूव होने शुरू होंगे यहाँ से। तो अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में कल आई थिंक कल या परसों ही बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिजल्ट्स निकले थे। शानदार नतीजा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, 1.5 टाइम प्राइस टू बुक चल रहा है ट्रेलिंग बेसिस पे, 24% रिटर्न ऑन इक्विटी रिपोर्ट किया है एंड 1.86% रिटर्न ऑन एसेट, एंड क्रेडिट कॉस्ट कम हुए हैं और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ही बढ़िया नंबर आए हैं। तो ऐसे बॉटम अप, ये हमारे पीएमएस में है नहीं, अगेन जस्ट डिस्क्लेमर, बट आपको समझा रहा हूँ कि अब कितने सारे अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल्स में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को देखिए। एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्यों? क्योंकि उनकी बहुत बड़ी ट्रेजरी बुक होती है, और जो ट्रेजरी बुक होती है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, वो जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं उनको ट्रेजरी गेन्स बहुत जबरदस्त होता है। उनको प्राइवेट सेक्टर से कहीं ज्यादा बेनिफिट मिलता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। इसके अलावा एनबीएफसी, उनके कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगे तो वो भी बहुत अच्छे डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। और माइक्रो फाइनेंस ओरिएंटेड जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं, जैसे आप उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखिए, ये अगर हम होल्ड नहीं करते हैं अभी, लेकिन आपको समझा देता हूँ। तो ये स्टॉक एट 60 रुपीज अपने नियर ऑल टाइम हाई, नॉट 52 हाई, नियर ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट स्टॉक पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि इस लेटेस्ट क्वार्टरली अपडेट में बेसिकली ग्रॉस नॉन एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हुए हैं, और मार्केट को सेंस लग गया कि अब माइक्रो फाइनेंस साइकिल बॉटम आउट हो गई है, यहाँ से अब शार्प रिकवरी आ सकती है माइक्रो फाइनेंस साइकिल में। तो इसलिए ये भी एक क्षेत्र है जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं। लुक एट दी माइक्रो फाइनेंस फोकस्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एज वेल एज दी प्योर प्ले माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। तो ये बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है मार्केट में आज के दिन। तो ये तो है, बहुत इंटरेस्टिंग बताया, लेकिन कुछ एक सेक्टर है जो बहुत पॉपुलर है लेकिन उनमें व्यू नहीं बन रहा है। एक तो मुझे आईटी में समझाइए, ये कब ग्रोथ आएगी इनमें? 2%, 1.5%, आधा % की ग्रोथ अभी भी चल रही है। तो जो आपने एक बात शुरू में कही थी कि एआई का यूज केस वाला सिस्टम आने वाला है, क्या उसके बेनिफिशियरी ये बन सकते हैं, और या बनेंगे तो कितना समय लगेगा? आईटी सेक्टर पे आपका व्यू क्या है? नीरज जी, अगेन सेम व्यू ही है। देखिए, जब ये सिंगल डिजिट ग्रोथ के लिए मैं 20-25 पी मल्टीपल क्यों दूं आईटी में? इंडिया में इन्वेस्टर्स कैसे इन्वेस्ट करते हैं बताता हूँ। ये 8-10% के लिए 20-25 पी नहीं देंगे, लेकिन 30% ग्रोथ के लिए 70-80 पी भी देने को तैयार हैं, क्योंकि इंडिया बहुत यूनिक मार्केट है। यहाँ पे लो ग्रोथ कंपनीज को लोग फोकस नहीं करते हैं, लेकिन लोग
there's fierce competition among market participants to find the next high growth company जो अगले 3 से 4 साल मुझे 25-30% अर्निंग्स पर शेयर ग्रोथ दे सके, उसको हम टॉप डॉलर वैल्यूएशन देने को तैयार हैं। तो दिस इज हाउ द मार्केट बेसिकली वर्क्स। इसलिए आपको आईटी कंपनीज में वो वैल्यूएशन रेटिंग का स्कोप नहीं है। जहां तक आपने कहा कि जब जैसे एआई एप्लीकेशन लेयर में आएगा, जैसे एंटरप्राइज लेवल एडॉप्शन होगा एआई का, यू राइट, तब जाके ये आईटी कंपनीज का बेसिकली ग्रोथ में थोड़ा रिवाइवल आ सकता है। लेकिन वो कब होगा वो तो हमें पता नहीं। आज के दिन तो एआई बहुत इनिशियल स्टेजेस में है, वो कब होगा, बट जिस हिसाब से स्पीड बढ़ रही है ऑफ डेवलपमेंट एवरी डे, आई थिंक probably within a year you may start seeing a lot of work getting offshore to India as well. तो definitely ये देखने लायक है। लेकिन ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एंडोमेंट्स, फाउंडेशन, पेंशन फंड्स, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। बायबैक्स होता है, डिविडेंड मिलता है, 5-10% ग्रोथ मिल जाती है, वो उसमें कंटेंट इन दैट। बट जो हाई ग्रोथ फोकस इन्वेस्टर्स हैं वो बेसिकली आईटी प्लेयर्स में इतना फोकस करते नहीं है। अगर आपको देखना भी है आईटी में, तो कुछ सिलेक्ट आईटी कंपनीज जो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, कोफोर्ज को देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम्स को देखिए। अगर हमारा कोई एक्सपोजर नहीं दोनों में, लेकिन स्टॉक प्राइस रिएक्शन आपको सब बता देता है। देखिए इन दोनों के स्टॉक प्राइसेस ऑल टाइम हाई के आसपास क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ये मैनेजमेंट एग्जीक्यूट कर रही हैं। जो मिड कैप आईटी कंपनीज हैं या मिड कैप प्रोडक्ट आईटी कंपनीज हैं, इनमें मार्केट को काफी ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है। तो इंडियन मार्केट घूम फिर के वही बात आ जाती है, ऑल अबाउट ग्रोथ। मार्केट इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप आईटी से कोई वैसे कोई डिसलाइक या कोई बायस अगेंस्ट देम नहीं है। अब वो ग्रोथ दिखाएंगे तो पैसा वहां पे भी आएगा, लेकिन अब पहले ग्रोथ दिखाओ। जहां ग्रोथ होगा वहां पैसा आएगा। जी गौतम भाई, जो एक फार्मा सेक्टर है उसमें मेरे दो सवाल, दोनों मुझे अलग अलग जवाब दीजिएगा। एक तो फार्मा में जो एमएनसी फार्मा जिनको हम लोग मानते हैं ओरिजिनल रिसर्च करती हैं और जायंट है, यूएस की, यूके की या और कहीं की भी, उनके स्टॉक्स में हमने देखा बहुत शार्प करेक्शन आया है और वो अभी तक पड़े हुए हैं, जबकि उनके ऊपर तो उतनी दिक्कत भी नहीं है। उसमें क्या आपका व्यू बन रहा है, खासतौर पे एमएनसी फार्मा में? और दूसरा हेल्थ केयर सेक्टर जो हमारे यहाँ जो बहुत हाई पी पे चल रहा है इस समय, और प्राइवेट इक्विटी ने भर भर के उसको ले रखा है। कई सारी उसमें लिस्टिंग भी आने, मणिपाल की शायद लिस्टिंग की भी तैयारी वगैरह चल रही है। तो इन दोनों में आपका क्या व्यू? पहले तो एमएनसी फार्मा, फिर हेल्थ केयर सेक्टर। ये आपने कहा दो बातें एमएनसी फार्मा में। एक तो देखिए ग्रोथ ज्यादा है नहीं। अब देखिए सनोफी को देखिए और बाकी काफी सारे इंडियन एमएनसी फार्मा कंपनीज को देखिए, इनमें ग्रोथ ज्यादा नहीं आ रही, टॉप लाइन में भी नहीं आ रही है और बॉटम लाइन में भी नहीं आ रही है। उसके अलावा एक परसेप्शन था एक टाइम में कि इनका कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स हैं जब वो हिस्ट्री को देखते हैं तो फैक्ट्स कुछ और ही बताते हैं। देखिए ये एमएनसी जो फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, आई टेल यू क्या करती हैं। ये जो रियल कैश का, ये रियल प्रॉफिटेबल बिजनेसेस जो हैं, उसको इंडिया में अनलिस्टेड सब्सिडरी में वहां से काम करती हैं। लिस्टेड सब्सिडरी में बहुत बार वो काम होता ही नहीं है। दूसरा, जैसे लिस्टेड कंपनी में ग्रोथ एक्सेलरेट होनी शुरू होती है, जो रॉयल्टी परसेंटेज होता है उसको ये लोग जैकअप कर लेते हैं और सारा मुनाफे मुनाफे नेट प्रॉफिट ग्रोथ का बेनिफिट पेरेंट को चला जाता है यूएस में, और इंडिया में जो लिस्टेड एंटिटीज को फायदा मिलता नहीं है। थर्ड, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस सिग्निफिकेंट होते हैं इन एमएनसी फार्मा कंपनीज में। अगर देखिए बहुत सारी कंपनीज में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस विद द अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनीज बहुत ज्यादा हैं। ये अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस नहीं है, तो ग्रोथ आपको नहीं मिल रहा, प्लस ये सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंसर्न्स भी हैं, इसलिए हम जनरली इस स्पेस से दूर रहते हैं। दूसरा, आपने कहा कि जो जहां पे ग्रोथ है, अगेन वापस मैं आ जाता हूं ग्रोथ में, हॉस्पिटल्स को देखिए, क्या जबरदस्त वेल्थ क्रिएशन हुआ है इंडियन हॉस्पिटल स्पेस में पिछले 10 सालों में, क्योंकि स्ट्रक्चरल डेफिसिट है हॉस्पिटल बेड्स की, एंड प्राइसिंग पावर जबरदस्त है, टर्म्स ऑफ ट्रेड जबरदस्त है, क्योंकि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में चलती हैं, पहले पैसा आता है फिर सर्विस दी जाती है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सप्लाई डिमांड सिनेरियो, इसमें ग्रोथ विजिबिलिटी काफी सालों के लिए है। इसलिए आप प्राइवेट इक्विटी का काफी पैसा देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में आते हुए, और ये स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म में भी आई थिंक ग्रोथ शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। फार्मास्यूटिकल्स में अगेन वन मोर एक और क्षेत्र है, इनोवेटर सीडीएमओ। तो ये सीडीएमओ बहुत लूजली हम लोग वर्ड थ्रो आउट करते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सीडीएमओ एंड सीएमओ। सीएमओ मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सीडीएमओ इज द वन व्हिच इज द हाई मार्जिन बिजनेस, जो इनोवेटर फार्मा के संग काम करती हैं, डेवलपमेंट भी करती है मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम फेज 1 टिल फेज 3। वो वहां पे सबसे बड़ा जे कर्व इन प्रॉफिटेबिलिटी आ सकता है, क्योंकि अगर एक या दो ड्रग्स भी अगर अप्रूव हो जाते हैं थ्रू फेज 3, तो बहुत बड़ा जंप आता है इनके प्रॉफिटेबिलिटी में एज कमर्शियल सप्लाईज टेक ऑफ। सो इनोवेटर सीडीएमओ बहुत कम है हमारे लिस्टेड स्पेस में। न्यूलैंड लैब्स ऑब्वियसली इज अ प्रोमिनेंट एग्जांपल, साई लाइफ इज वन मोर एग्जांपल,
तो ये बेसिकली आपको इनोवेटर फार्मा पे आई थिंक ज्यादा फोकस करना चाहिए, और फार्मा के अंदर GLP-1 ड्रग्स में जो बिकॉज काम GLP-1 कर रहे ड्रग्स 2030 तक $100 बिलियन इंडस्ट्री बनने वाली वर्ल्ड वाइड, तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी मैसिव है। तो डीवीज लैब को देखिए, क्योंकि वो GLP-1 ड्रग्स एंड पेप्टाइड्स में कितना काम कर रहे हैं, इनोवेटिव काम कर रहे हैं, इसलिए वो स्टॉक प्राइस भी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है। तो मार्केट बेसिकली बहुत ही सिलेक्टिव डिफरेंशिएटेड व्यू ले रहा है ऑन स्टॉक्स एंड सेक्टर्स, लेकिन जहां जहां उनको लग रहा है कि भाई इस इंडस्ट्री के फॉर्च्यून्स आर गोइंग टू चेंज फॉर द बेटर फ्रॉम हियर, वो स्टॉक्स प्राइसेस में काफी रेजिलियंस आपको देखने मिल रही है। अगेन ये तीनों डीवीज लैब, साई लाइफ और न्यूरल लैब्स हमारे कंप्लीट सर्कल स्टे लेवल पीएमएस में है नहीं आज के दिन, लेकिन आपको समझा रहा था डिफरेंशिएट करना कितना जरूरी है। जैसे एक स्टॉक है सेनोडेस फार्मास्यूटिकल्स, ये हमारी पीएमएस में है, लेकिन ये बेसिकली सीएमओ है, ये सीडीएमओ नहीं है। ये सीएमओ एक्चुअली सीएमओ है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये बेसिकली थोड़ा डिफरेंशिएटेड है, और ये यूएस मार्केट में इसका ऑलरेडी प्लांट भी सेटअप किया हुआ है, तो टू एस्केप द इम्पैक्ट ऑफ टैरिफ्स। स्मॉल कैप फार्मा स्टॉक है, बहुत अच्छा ग्रोथ गाइडेंस दी है अगले कुछ सालों तक, लेकिन पास में इसका नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो का इशू था। हाल ही में दे हैव स्टार्टेड जनरेटिंग सम ऑपरेटिंग कैश फ्लो अगेन। तो ये बहुत की मॉनिटरेबल है इस बिजनेस में, देखना कि इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो सिचुएशन और वर्किंग कैपिटल सिचुएशन कैसा प्रोग्रेस करता है फ्रॉम हियर ऑन, ये ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, लास्टली भी बताइए, क्या डिफेंस में आपको लगता है कि स्ट्रक्चरल ग्रोथ है? झगड़े वगड़े चल रहे हैं पूरी दुनिया में, हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रहती है, तो भले युद्ध हो ना, लेकिन आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी, गन तो रखनी पड़ेगी, चले भले ही ना वो। एब्सोल्युटली। सो डिफेंस तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल थीम बन चुका है। देखिए इसमें एक ही बात है, लंपीनेस होते हैं ऑर्डर बुक में डिफेंस क्षेत्र में, तो इसलिए आपको यहाँ पे पेशेंस बहुत रखना पड़ेगा। जैसे जैसे ऑर्डर बुक लंपी होगी, कुछ कुछ सालों में क्या होगा, ऑर्डर इनफ्लो सडनली स्लो हो जाएंगे। जैसे पिछले साल जेन टेक्नोलॉजीज करके स्टॉक था, उसमें सडनली ऑर्डर इनफ्लोस कम हुए, स्टॉक 50% गिर गया। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे ऑर्डर रिवाइवल जब शुरू होगा स्टॉक में, तो वापस स्टॉक चलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपको मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स मिलेगा डिफेंस में ओवर द नेक्स्ट 10 इयर्स। अच्छे वेल ड्रिवन डिफेंस कंपनीज में आपको मौके बार बार ऐड करने के मिलते रहेंगे डिफेंस क्षेत्र में। तो बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया यूएस यूरोपियन कंट्रीज को और अपने एलाइज को कि अपने डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाओ, दुनिया भर में डिफेंस स्पेंडिंग अगर बढ़ेगा फ्रॉम 2% ऑफ जीडीपी टू 5% ऑफ जीडीपी, मतलब 150% हम लोग ग्रोथ की बात कर रहे हैं ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग में। द टाइम द एड्रेसेबल मार्केट साइज इज मैसिव। तो इंडिया बीइंग इफ इंडिया कैन बिकम अ रिलायबल सप्लायर एंड रिलायबल पार्टनर टू दिस फॉरेन डिफेंस कंपनीज, तो आई थिंक रनवे फॉर ग्रोथ बहुत लंबी है अगले 10 साल के लिए इस क्षेत्र में। ओके गौतम भाई, बिफोर आई लेट यू गो, एक लास्ट क्वेश्चन। आपने ऑटो एंसिलरी की बात की, तो बहुत सारी कंपनियों का एक्सपोजर ग्लोबल मार्केट में है जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो क्या उसमें ये टैरिफ वाला कोई इशू नहीं है? 100% वो इशू होगा, इसलिए मैं ऑटो एंसिलरीज में भी आपको वो कंपनीज देखनी होंगी जिनका बल्क और ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रेवेन्यूज डोमेस्टिक मार्केट से आता हो। जैसे मदरसन सुमी को देखिए, ग्लोबली उसके प्लांट्स मल्टीपल देशों में लगे हुए हैं, उसको टैरिफ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। बिकॉज ग्लोबली दुनिया भर में इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो जितना ग्लोबल एक्सपोजर ग्लोबली एक्सपोज कंपनीज को अवॉइड करें एक्सेप्ट फार्मास्यूटिकल्स, उतना आई थिंक एट दिस स्टेज इट विल बी बेटर। बिकॉज नेक्स्ट 3 साल मुझे लगता है, देखिए प्रॉब्लम क्या है डोनाल्ड ट्रम्प के पॉलिसी मेकिंग के साथ, कि मान लीजिए अगर वो कल 15% ट्रेड डील कर भी लेते हैं इंडिया के साथ, अगले हफ्ते कुछ हो गया, मूड बिगड़ा, वापस वो 50% टैरिफ बना सकता है इंडिया के ऊपर। तो Yes. एज फंड मैनेजर्स देखिए, हमें अपने क्लाइंट्स को जितना हो सके कम स्ट्रेस देना है, एंड वी वांट टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। देखिए अगर हम अगर हम रिएक्टिव तरह से बिहेव करेंगे एज फंड मैनेजर्स, कि हर डोनाल्ड ट्रम्प की पॉलिसी पे खरीदो बेचो इन आउट करेंगे, सिर्फ ब्रोकरेजेस अमीर होंगे, हमारे क्लाइंट्स गरीब हो जाएंगे। तो हमें वो नहीं करना है। हमें बेसिकली थोड़ा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अर्निंग्स फोकस, जितना लेस वेरिएबल्स हो इन अ बिजनेस टू वरी अबाउट, द बेटर इट इज टू इन्वेस्ट एज अ पब्लिक फंड मैनेजर। तो हम लोग वैसे टाइप के स्टॉक्स को देख रहे हैं जहां पे ये यूएस के इराटिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग की वजह से कम इम्पैक्ट हो। इसलिए डोमेस्टिक जितना हो सके डोमेस्टिक फेसिंग पोर्टफोलियो बनाइए, लेकिन साथ साथ अगर आपको एक्सपोर्ट एक्सपोजर चाहिए तो डिफेंस इज अ गुड थीम। यूरोप फोकस्ड aroma chemicals या defense exporters is a good theme. GLP-1 drugs is a very big theme. Pharmaceuticals is a very good theme. तो selectively आप exports को देख सकते हैं, लेकिन जहाँ जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, लेदर गुड्स, इन सब में बहुत बड़ी मार पड़ी है टैरिफ की वजह से। तो इसलिए इन सब सेक्टर को बेसिकली
आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज यूएस इज हिटिंग इंडिया व्हेन इट हर्ट्स द मोस्ट। लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को बहुत जोर की मार लगी है टैरिफ की वजह से। तो इसलिए ना इन सब क्षेत्रों में, क्योंकि ये टैरिफ वापस आ सकते हैं अगले 3 साल के अंदर, इसलिए थोड़ा इसमें आपको कॉशन दिखाना जरूरी है। आपको ट्रेडिंग रैलीज काफी मिलेंगे इन सब क्षेत्रों में अगले 3 साल, लेकिन इनमें वैल्यूएशन री रेटिंग मिलना बहुत मुश्किल है अंडर दिस एडमिनिस्ट्रेशन। परफेक्ट। तो ये इंटरेस्टिंग चर्चा थी, कई सारे सेक्टर्स हम लोगों ने डीपली डिस्कस किया, कई सारे स्टॉक्स के नाम लिए, तो उसमें कोई भी रिकमेंडेशन बाई सेल होल्ड या किसी भी प्रकार की नहीं है। आप अपने एडवाइजर से इसकी राय लीजिएगा। गौतम भाई बहुत शुक्रिया, मजा आया बातचीत करके। और आपसे बात करने में एक बड़ी अच्छी चीज थी, पीस ऑफ माइंड होता है कि बहुत क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आती हैं कि क्या आपको लाइफ में करना है, मार्केट में क्या नहीं करना है। तो थैंक यू सो मच, और आपको नए साल की शुभकामनाएं, और इस होप के साथ कि 2026 हमारे लिए बेहतर हो, 25 तो काफी बेहतर होना चाहिए। थैंक यू सो मच। और अगर कुछ बीच में बड़ी कोई घटना होती तो हम फिर आपके पास समझने के लिए आएंगे यूएस में क्या क्या चलता रहता है। थैंक यू सो मच सर, आज हमारे लिए इतना ही। शुक्रिया नीरज जी।